हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग जो है बिनसर स्टार्ट करने वाले थे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने बिनसर बुक का देख लिया था और आपको पता है कि बिनसर से बहुत से क्वेश्चन यूकेपीएससी बनाता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपको बिनसर पढ़नी पड़ती है, अंदर अंदर से बहुत कुछ नोट्स जो हैं पेपर वाला बना देता है। तो इसके लिए आपको बिनसर ख़रीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जिसका पेपर है 18 दिसंबर को, तो उनके पास तो बिनसर बुक होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है और जो नहीं खरीद सकता है पुस्तक, तो वो यहाँ पे इस बुक से जो है देख सकता है। जो इम्पोर्टेंट आपको जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस साल के जो जो भी आपको महत्वपूर्ण लगते हैं वो आप इसमें से देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट बिनसर शायद दिसंबर में आएगी, तो आप दिसंबर में ही खरीदिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो न्यू वाली बिनसर से आएंगे। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो है इस साल मनाई गई, सभी को आपको पता होगा। तो इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक अमृत महोत्सव, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरे 75 सप्ताह तक जो है सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। आपको पता होगी ये बात कि इस साल अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। 75 हफ्ते का जो है ये आज़ादी महोत्सव मनाया गया। हमारे हल्द्वानी में तो अमृत महोत्सव का मेला भी लगा था, हालांकि कम लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, अधिकतर लोग उसके बगल में नुमाइश में चले जा रहे थे। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो है एक कौतिक जो है हल्द्वानी में लगा था। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ था? पिछले साल ये 12 मार्च 2021 से शुरू हो गया था और 15 अगस्त 2022 तक ये चला। ठीक है, तो 12 मार्च 2021 से ये शुरू हुआ था, डेट आप लिख लीजिएगा, और 15 अगस्त 2022 तक चला। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं नोट वो करूँगी, डैश अंडरलाइन करूँगी, उन पॉइंट्स को आपको देख लेना है। 12 मार्च की तिथि भारत सरकार ने क्यों चुनी थी? ठीक है, सवाल आता है कि 12 मार्च को ही क्यों हुआ था। आप सभी को पता है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी ना 12 मार्च को। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आई होप आपने इतिहास भी आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे। तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी। इसी को जो है, इसी तिथि को जो है मद्देनज़र रखते हुए 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई 2021 में। 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है नमक सत्याग्रह दिवस से अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। करीब 1.5 साल तक ये पर्व चला। ठीक है, और इसमें देश की अदम्य भावना पर आधारित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य हो गया, प्रवचन आदि विभिन्न कार्यक्रम जो है इसमें किए गए। विशेष रूप से युवा शक्ति को भारत के भविष्य के रूप में प्रदर्शित करने का उद्देश्य जो है इसमें रखा गया। और गायक वृंद में 75 स्वर के साथ 75 नर्तक भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, आज़ादी के देखिए यहाँ पे सब चीज़ 75 है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो जो चीज़ यहाँ पे आ रही है इस टाइप की, जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आपको नोट करना है या फिर अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में चरखे को केंद्रीय विषय बनाया गया है। ठीक है, चरखा गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना, चरखा काटना, तो वो चीज़ चरखे को जो है केंद्रीय विषय बनाया गया। महात्मा गांधी ने चरखे के माध्यम से ही जो है स्वावलंबन का संदेश दिया था। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना। तो स्वावलंबन का जो संदेश है चरखे के माध्यम से दिया था कि हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम अपना खुद का कपड़ा कातेंगे। इसी क्रम में भारत सरकार ने चरखे के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की कोशिश की। ठीक है, तो चरखे 75वें अब जो अमृत महोत्सव है इसमें सरकार ने क्या वोकल फॉर लोकल स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका एक
कोशिश की थी। होता तो क्या है अब आज के ज़माने में, क्योंकि सबको जो है अब कंफर्ट जोन की आदत अपनी अपनी लग चुकी है, सबको बहुत अच्छी लाइफ जीने की आदत लग गई है। ठीक है, भारत सरकार की तरह राज्य सरकारों द्वारा भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की जा रही है। 75 सप्ताह की इस अवधि में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग रहने वाला था। और 75 सप्ताह की ये जो अवधि थी, इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने भी कार्यक्रम थे वो सब जो है आयोजित किए गए थे। और इसके जरिए देशभक्ति का संदेश दिया गया और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, गुमनाम जैसे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी, छोटे मोटे भी तो कई सारे थे, हर किसी का नाम थोड़ी आया, जिसने लीडरिंग की उन्हीं का नाम आया है ना। बुकों में, आपकी पुस्तकों में जो है किनका नाम आया है, जिन लीडर थे या जो देश के लिए मर मिट गए। लेकिन उनमें जो देश के लिए मर मिट गए तो उतने ही लोग थोड़ी थे, कई और भी ऐसे थे जो भीड़ में मरे, जो घायल होके मरे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने गुप्तचरी की, जिसने अंदर उनके ब्रिटिशर्स के अंदर घुस के उनकी नौकरी करते करते ही गुप्तचरी का काम किया है ना। तो इस तरीके से भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो कि गुमनाम हैं। उन सबको भी जो है याद किया गया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पीढ़ी को परिचित कराया गया। इस तरह देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का तात्पर्य 75 वर्ष पर विचार, ठीक है, कि अभी जितने भी हमने 75 साल के अंदर हमने क्या क्या किया, आज़ादी के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, है ना। बहुत नीचे से हम ऊपर को बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और भगवान की कृपा से हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 75 वर्ष पर जो है विचार किया गया। 75 वर्ष की जितनी भी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, 75 वर्ष पे जो एक्शन किए हैं, 75 वर्ष के जो संकल्प हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं इस अमृत महोत्सव में शामिल हैं, जो स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए जन जन को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उल्लेखनीय है कि दांडी मार्च को आमतौर पर नमक सत्याग्रह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार उस समय पे नहीं था, और नमक के बिना तो कैसे खाओगे आप खाना, है ना। नमक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट हुआ, बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी हुआ। तो भारतीयों को जो है, और ब्रिटेन से जो आने वाला नमक है उसको इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि हमारे वहाँ कोई कमी नहीं थी नमक की, है ना। तो इसीलिए जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ताकि ये जो नमक कानून है वो तोड़ने के लिए, और हमारे जो लोग हैं उनको नमक बनाने का अधिकार दिलवाने के लिए। अब हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड, ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का क्या क्या रोल रहा, ये चीज़ें हम देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम का बेशक उत्तराखंड में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। थोड़ा कालू मेहरा जी का नाम आता है कि उन्होंने थोड़ी क्रांतिकारी की लहर यहाँ पे दौड़ाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये ऊपर नहीं आ पाई, ठीक है। लेकिन जो जनमानस में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का संचार जो है, ये कालू मेहरा की वजह से थोड़ा बहुत जितना भी हुआ 1857 में हुआ था। 20वीं सदी में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने देहरादून की घोसी गली में गुप्त रूप से जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अब यहाँ पे क्योंकि उत्तराखंड का आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको यहाँ पे बहुत हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि रासबिहारी बोस जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी देहरादून की घोसी गली में, ठीक है, गुप्त रूप से की थी। 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट होना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में, कुमाऊं में, तो 1912 में। इसके बाद राष्ट्रीय भावना का प्रसार जो है तीव्र होने लगा था। 1914 में विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे जी आदि नेताओं ने जो है होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी। तो ये लाइन आप जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यहाँ पे आए हैं जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना यहाँ की थी उत्तराखंड में, उनके नाम आप एक बार अपने दिमाग में उठा लीजिए, ठीक है। और होम रूल लीग की जो शाखा स्थापित की थी वो कब की थी, ये इंपॉर्टेंट है, 1914 को। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना के बाद कुली बेगार, कुली उतार,
कुली बर्दाश्त, जंगलात, लाइसेंस, बंदोबस्त आदि मुद्दों को लेकर भी जो है आंदोलन चले थे। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की जो है 6 बार यात्रा की थी 1915 से 1946 तक। ठीक है, तो 1915 से 1946 तक 6 बार जो है महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और इन यात्राओं के माध्यम से जो है वो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की लहर को जो है तेज करना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो है उन्होंने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी। राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप यहाँ अंग्रेजी शासकों के दमन उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन का जो ये सिलसिला है ये 16 दिसंबर 1947 को टिहरी रियासत के अधीन कीर्तिनगर में जो नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी थे इनकी शहादत तक चला था। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो टिहरी रियासत है इसकी जो भारत में विलय प्रक्रिया हुई है कब कंप्लीट हुई? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को टिहरी रियासत जो है ये भारत में विलय हो गई थी। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरह के आंदोलनों में उत्तराखंड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आपको पता है कि बहुत सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें भी उत्तराखंड वासी गए थे और जो अहिंसक घटनाएं थी उनमें भी उत्तराखंड वासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में उत्तराखंड में आपने अब राम सिंह धोनी का नाम भी आपने सुना होगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, मुकुंदी लाल, हरगोविंद पंत, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गढ़ केसरी किसे कहते हैं ये भी देख लीजिएगा और कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। थान सिंह रावत, नरदेव शास्त्री, गोरखा वीर खड़क बहादुर, महावीर त्यागी जी, विचारानंद सरस्वती जी, मास्टर रामस्वरूप, सरला बहन, ज्योतिराम कांडपाल, हर्षदेव जोशी, भगीरथ पांडे, शांतिलाल त्रिवेदी, एडवोकेट इंद्र सिंह नयाल जी, कप्तान राम प्रसाद जी, भक्त दर्शन जयानंद भारती, चौहान सिंह, डबल सिंह, भैरव दत्त धूलिया, गढ़ केसरी केशर सिंह रावत, श्री राम शर्मा और इन जैसे असंख्य नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान यहाँ से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार, स्वाधीन प्रजा, कुमाऊं कुमुद, गढ़वाल समाचार, गढ़वाली, विशाल कीर्ति, पुरुषार्थ, संदेश, गणदेश, उत्तर भारत, समता, कर्मभूमि व शक्ति जैसे समाचार पत्रों का भी हम अहम योगदान यहाँ पे रहा था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन सभी को हम लोग स्मरण करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एक बार आप यहाँ पे जो ये अल्मोड़ा अखबार ये जो प्रकाशित यहाँ पे जो पत्रिकाएं हुई थी उन सबके ये नाम हैं, एक बार इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओलंपिक में भारत और हॉकी। ठीक है, ओलंपिक में भारत और हॉकी। तो भारत की ओलंपिक में कैसी भूमिका अभी तक रही है? उतनी खास भूमिका अभी तक जो है नहीं रही थी, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा बहुत हमें उत्साह देखने के लिए मिला था ओलंपिक्स में। तो विश्व की विशालतम आबादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन जो है बहुत उत्साह नहीं बढ़ाता है। भारत में प्रतिभाओं की कमी हो यह बात हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। है क्या स्वीकार? आप लोगों को बिल्कुल नहीं है स्वीकार। हमारे भारत में किसी चीज़ की कमी है क्या जो हम हर चीज़ में पीछे होंगे? हम हर चीज़ में आगे जाएंगे। ठीक है, तो भारत में जो है, लेकिन जो विश्व स्तर पर होने वाले खेलों में जब देश का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रह पाता तो स्वाभाविक रूप से चिंता होती है और यह चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें चिंता नहीं होगी तब तक हम किसी कर्म को करने के लिए व्याकुल नहीं होंगे। इस सब के बावजूद ओलंपिक 2020 के नाम से जो है इस वर्ष हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहा था। तो जो 2020 के ओलंपिक थे वो अभी 2021 में जो है खेले गए थे। तो मैरी कॉम और अमित पंघाल जैसे जो खिलाड़ी थे, ठीक है, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा, कुश्ती के हैं अमित पंघाल और मैरी कॉम। तो इनके जैसे जो खिलाड़ी थे ये स्पर्धा से बाहर हो गए थे, जिससे थोड़ा सा भय जो है सबके मन में आ गया था। इसके बावजूद भी भारत ने खेलों के इस महाकुंभ में अब तक का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो में 7 पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। तो इस बार जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 2012 में लंदन में भारत ने 6 पदक जो हैं अपने नाम किए थे।
अभी तक के सबसे ज़्यादा पदक जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में किए थे, जो कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार टोक्यो ओलंपिक में 7 अवार्ड से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले जो है बीजिंग में 2008 में हुए थे, जिसमें टीम इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल तथा 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते थे। ठीक है, तो सबसे कम जीते थे लग रहा है बीजिंग में, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुए थे, ठीक है, 1 गोल्ड मेडल और 2 कांस्य। इस तरह टोक्यो में 7 पदक जीत कर लंदन को पीछे छोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है आपको पता है किसको मिला था, मीराबाई चानू जी लाई थी। इन्होंने 44 किलोग्राम भार वर्ग में देश की झोली में भारोत्तोलन के लिए जो है रजत पदक जीती थी। क्लीन एंड जर्क में पहले प्रयास में 110 किलोग्राम वजन उठाने में मीराबाई चानू सफल रहीं, जबकि उससे पहले स्नैच के बाद वह दूसरे स्थान पर रही थी। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की जो है जिहोई होऊ ने जीता था। तो जो ये मीराबाई चानू रजत पदक लाई थी उसमें भारोत्तोलन में, तो उसमें जो इस बार जीत हासिल की थी टोक्यो ओलंपिक ने, तो वो चीन की जिहोई होऊ ने जीत हासिल की थी। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने इतिहास रच डाला था। आपको पता है बैडमिंटन में सिंधु ने हालांकि कांस्य पदक जीता, लेकिन इसी के साथ ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली सिंधु जो है दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। इन्होंने 2 पदक जीत लिए थे ओलंपिक्स में। इससे पहले कुश्ती में 2 पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन हैं आपके, सुशील कुमार। तो सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से संबंधित हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जो है अपने नाम किया। ये भी आपने देखा था कि जो पुरुष हॉकी टीम है इसने जो है कांस्य पदक जीता था। लेकिन भारत ने जो लंबे इंतज़ार के बाद अर्थात 41 वर्ष के बाद ओलंपिक, क्योंकि इससे पहले वो थे ना ध्यानचंद जी हॉकी के प्लेयर, तो 41 वर्षों के बाद ओलंपिक हॉकी में पदक जीता। इससे पहले 1980 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 1980 में जीता था स्वर्ण पदक हॉकी खेल में भारत ने पहली बार, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता था। तो सीधे 41 वर्षों के बाद जो है इस बार हॉकी में जो है हमारी टीम ने स्वर्ण नहीं भी जीता, लेकिन कांस्य पदक जीत के ही उन्होंने मान बढ़ाया। टोक्यो में भारत की महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। ठीक है, हालांकि वो जो है 4थे स्थान पर जो है रही, लेकिन फिर भी उस जगह तक भी पहुंचने वाली जो ये पहली बार हमारी इंडिया की महिला टीम थी, इसने अपना शानदार प्रदर्शन किया था। इस स्थान पर भारतीय महिला हॉकी टीम जो है पहली बार पहुंची थी। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक से जो है संतोष करना पड़ा। ठीक है, जो बॉक्सिंग हुई थी उसमें केवल कांस्य पदक ही इस बार मिला था। फिर नेक्स्ट है कि पहली बार ओलंपिक में भाग ले रही लवलीना बोरगोहन। ठीक है, लवलीना बोरगोहन, इन्होंने जो है 69 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में हार का सामना इन्होंने किया। उन्होंने इस स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता। अगर वो सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती तो या तो स्वर्ण या तो रजत हमारे नाम होता, लेकिन कोई बात नहीं, कांस्य पदक भी 1 पदक बढ़ाता है। कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक में भारत के 2 पदक मिले। ठीक है, तो 2 पदक कुश्ती में मिले। एक फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दहिया जी को मिला, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि फ्री स्टाइल कुश्ती में किसे मिला, रवि कुमार दहिया को रजत पदक, और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। तो दीपक पूनिया ने भी जो है बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो कोई पदक नहीं जीत पाए। इस ओलंपिक की खास बात यह रही कि एथलेटिक्स में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिला, जो कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं 13 वर्ष बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। दूसरे ओलंपिक के 121 वर्ष के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहली बार जो है स्वर्ण पदक हासिल हुआ। इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो हैं पहले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। भारत ने अब तक कुल 24 ओलंपिक में भाग लिया है। इनमें से 6 ओलंपिक में भारत का मेडल टैली में खाता भी नहीं खुल पाया था। वर्ष 1896 में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, कब से हो रहे हैं ओलंपिक खेल स्टार्ट? 1896 से ओलंपिक खेल जो है शुरू हुए हैं। 1896 डेट याद रखिएगा कि ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए हैं, तो 1896 से शुरू हुए हैं। और ये जो है 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, 4 ईयर्स में 1 टाइम जो ये होते हैं ओलंपिक गेम।
तो तब से जो है विश्व ने अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों को खेलों की जो महाशक्ति है उसके रूप में देखा। भारत ने 1900 के ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। भारत ने कब लिया था पहली बार भाग? 1900 के ओलंपिक में। उस समय भारत की ओर से अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ने भाग लिया था। ठीक है, तो जब भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था तो उस टाइम जो पहले भारतीय थे एकमात्र नॉर्मन पिचर्ड, इन्होंने जो है 2 रजत पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। ठीक है, तो नॉर्मन पिचर्ड अकेले थे ये उस टाइम। तो ये देखिए आप, नीरज चोपड़ा स्वर्ण विजेता इन एथलीट्स, इनको जो है मैंस जैवलिन थ्रो का जो अवार्ड मिला है। फिर है मातृभाषा और शिक्षा नीति। मातृभाषा और शिक्षा नीति के बारे में आप जानते हैं कि हमारी कुल 22 भाषाएं जो हैं संविधान के तहत संवैधानिक रूप से मानी गई हैं। ठीक है, तो विश्व के तमाम विकसित देशों ने शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा को सर्वोच्च महत्व दिया है एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है, बाकी जितने भी देश हैं ये सारे लोग अपनी शिक्षा को महत्व देते हैं ताकि वो लुप्त ना हो, लेकिन हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ पे जो है अपनी अंग्रेजी छोड़ के चले गए। तो विश्व के तमाम विकसित देशों ने जो है अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च महत्व दिया है। बहुत दूर की सोचते हुए उन्होंने अपने देश की शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा बनाया है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी। ठीक है, तो वो देश भी यहाँ पे हैं जिनकी जो मातृभाषा है अंग्रेजी नहीं थी, यानी कि रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई विकसित देशों ने अपनी मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया है। इसके विपरीत भारत से अंग्रेजों के जाने के बावजूद अंग्रेजी को ही जो है शिक्षा का माध्यम भी इन लोगों ने बना के रखा है। आपको पता है कितनी परेशानी होती है इंग्लिश मीडियम में, है ना। जो हिंदी मीडियम से इतने टॉपर करे हुए बच्चे होते हैं वो वहीं इंग्लिश मीडियम में जाके फंस जाते हैं। तो इसीलिए या तो शुरू से शुरू करो या तो फिर स्टार्ट ही मत करो, है ना। तो भारतीय भाषाओं का महत्व जो है निरंतर कम होता गया। आज अगर देश की कुछ एक प्रांतीय भाषाएं सशक्त मानी जा सकती हैं तो वह लोगों की अस्मिता के प्रति समर्पण और जिजीविषा का परिणाम है, जबकि अनेक भाषाएं संरक्षण के अभाव में जो है लुप्तप्राय हो गई हैं। ठीक है, बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जिनका संरक्षण नहीं हो पाया, गांव के गांव नष्ट हो गए, लोग खत्म हो गए, तो इसीलिए जो है वहाँ पे हम भाषा को नहीं बचा पाए। निसंदेह अंग्रेजी सीखने से कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन यदि मातृभाषा की कीमत पर उसे महत्व दिया जाता है कि नहीं हमारी हिंदी से इंग्लिश अच्छी है, तो जो है इसका परिणाम भी गलत ही होगा। भारत सरकार ने इस तथ्य को समझा है और नई शिक्षा नीति में इस कमी को दूर करने का भी प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति अभी हमारी बन रही है उसमें पहले मातृभाषा और जो हमारी स्थानीय भाषा है इनको जो है महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं, स्थानीय भाषा और मातृभाषा। तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ वर्षों में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को वांछित महत्व मिलेगा। नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है कि देश की सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये जो है नई शिक्षा नीति के तहत बताया गया है कि देश की सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो है एक राष्ट्रीय संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई शामिल होगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में अब त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा, जिसमें संस्कृत के साथ 3 अन्य भाषाएं जो हैं वो भी शामिल होंगी। इलेक्टिव में जैसे अगर हमें चूज़ करना है, जैसे अभी हम साइंस, होम साइंस, मैथ्स में चूज़ करते हैं, तो उसी तरह से जो है इलेक्टिव में विदेशी भाषा चुनने की भी जो है आज़ादी होगी। इस तरह नई शिक्षा नीति में सरकार ने 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, ये 3 भाषाएं जो हैं इनमें पढ़ाई का माध्यम रखने की योजना बनाई है। तदंतर इसे कक्षा 8 अथवा उससे आगे भी जो है बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई के लिए माध्यमिक स्तर से प्रावधान
किया गया है। वस्तुतः शिक्षा व्यवस्था के इस ढांचे का उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखते हुए जो है उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि संस्कृति से ही दूर हो जा रहे हैं और सिर्फ यही चीज़ों में पाश्चात्य में ही जो है ध्यान है, अपनी संस्कृति भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यवहारिक पहलू यह है कि छोटे बच्चे घर में बोली जाने वाली मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में जो है कोई भी बात जल्दी सीख जाते हैं। स्थानीय भाषा से आशय लोक भाषा से है, जिसका संरक्षण जो है अभी तक गौण था। इससे बच्चों को जो है अपनी संस्कृति से जोड़े रखने में हमें सहायता मिलेगी। अतः हम निष्कर्ष निकालकर यह कह सकते हैं कि जो स्वभाषा है उसमें व्यक्ति में स्वाभिमान यानी कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता है और उसके व्यक्तित्व का जो है समुन्नत विकास होता है। कहना नहीं होगा कि मातृभाषा का जो स्थान है वो सर्वोच्च होता है। यह युग तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी का है। आज क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में सब में जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, आज विश्व में संस्कृत सहित सभी भाषाओं में जो है सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं। तदनुसार भाषा विज्ञान के नए सिद्धांत भी जो हैं विकसित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी में एक सार्वभौमिक भाषा की भावना की संभावना बलवती हो रही है। इस दृष्टि से संस्कृत को सर्वाधिक संभावनाशील भाषा जो है माना जा रहा है। इसी तरह विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक है, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पर है। इस तरह निसंदेह हिंदी को मानसिक स्वाधीनता की भाषा ठहराया जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि स्वस्थ सांस्कृतिक बीजारोपण के लिए बालमन में मातृभाषा का प्रभाव होना आवश्यक है और शिक्षा तथा भाषा का जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि भाषा समझ में आएगी तो शिक्षा भी समझ में आएगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को ही महत्व दिया गया है, ताकि बच्चा जो है बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाए। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि नई शिक्षा नीति 2022 के क्रियान्वयन में तात्कालिक रूप से क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। वस्तुतः राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़े पैमाने पर हर सरकारी स्कूल में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी जो छात्रों के साथ जो है घरेलू भाषा में संवाद कर सके। 29 जुलाई 2020 को जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई है, उसके बाद क्रियान्वयन के हर पहलू पर जो है विचार विमर्श भी जारी है और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इसको जो है धरातल पर उतारा जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा सा भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची और लोक भाषाएं। आपको पता है कि संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वें नंबर की जो अनुसूची है वो भाषाओं से रिलेटेड है। उसमें हमारी जो लोग संवैधानिक भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पहले ये भाषाएं केवल 8 थी, लेकिन संविधान संशोधन के तहत इनको जो है 12 कर दिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की कुल कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? टोटल 22 भाषाओं को। ठीक है, तो कुल जो है 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको स्थान दिया गया है और ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीर, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, उड़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तब मात्र 14 भाषा ही जो हैं 14 भाषाओं को जो है संविधान में रखा गया था एज संवैधानिक भाषा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहे और जो है भाषाएं ऐड होती रही। जैसे कि जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा है ये 1992 में शामिल हुई, जबकि 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का जो माध्यम रखने की बात कही गई है, इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी जो है बढ़ाया जा सकता है। नई नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देने और उनको समृद्ध बनाने हैं। इसलिए आशा की जानी चाहिए कि गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी सदियों से बोली जाने वाली जो समृद्ध भाषाएं हैं उनको भी हमारे संविधान में स्थान मिल जाए। 22 भाषाओं के बाद
जो है हमारी उत्तराखंड की जो भाषा है जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इनको भी जो है संविधान में स्थान मिल जाए। तो ताम्रपत्रों और अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह साबित होता है कि प्राचीन काल में ही गढ़वाल और कुमाऊं के शासकों द्वारा इन भाषाओं का उपयोग राजभाषाओं के रूप में किया जाता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ जो एक ही लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं कि राज्य की अलग लैंग्वेज होगी और इंडिया की ओवरऑल अलग लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो सन 1961 की जनगणना में कुमाऊनी भाषा को बोलने वालों की संख्या जो है 10,30,254 थी, जो कि सन 2011 की जनगणना तक जो है 20.20 लाख पार कर गई थी। इसी प्रकार सन 2011 की जनगणना में 24,82,089 लोगों ने अपनी भाषा गढ़वाली दर्ज कराई। देश की राजधानी दिल्ली में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं के लाखों उपयोगकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जो है वहाँ भी इन भाषाओं की अकादमी का गठन किया गया है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था यदि नई शिक्षा नीति के अनुरूप वास्तव में हो जाए तो इससे जहाँ भाषाओं का संरक्षण होगा वहीं रोजगार के भी हमें अवसर मिलेंगे। सर्वविदित है कि मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में बच्चे अधिक तेजी से समझते भी हैं और सीखते भी हैं, जबकि बहुभाषा विवाद में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो भाषा की शक्ति पर भी बल दिया गया है। सरकारों को मन, वचन और कर्म से सर्वग्राही और सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बड़े बदलाव के लिए जो है कदम उठाने चाहिए। तभी भाषाओं का संरक्षण भी होगा और शिक्षा की संकल्पना भी हमारी साकार होगी। देश की संसद में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए निरंतर मांग उठती रही है, उठती भी रहेगी जब तक कि जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली को संविधान में जो है स्थान नहीं मिल जाता। सांसद के रूप में सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक और फिर अजय भट्ट आदि इस मांग को संसद में उठाते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैरसैंण के बारे में। आपको पता है कि गैरसैंण जो हमारी सेकंड राजधानी है, तो गैरसैंण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप भी जो है लाइक कर दीजिए। ओके, शेयर करना ना भूलिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस की भर्ती जिन्होंने देनी है उन सबको ये चीज़ आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गैरसैंण के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।